अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जिस तरह हमने टॉपिक शुरू किया था नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस में जो कि हमने दो लेक्चर लिए थे। पहले लेक्चर में हमने नेक्रोसिस का इंट्रोडक्शन किया था, डिफिनीशन किया था, ठीक है ना। फिर दूसरे में जो कि हमने चूंकि कहा था, मैंने चूंकि कहा था आप लोगों को कि नेक्रोसिस के दो किस्म के टाइप्स है, एक जो कि है बेसिक टाइप्स है और दूसरा स्पेशल टाइप्स है। तो नेक्रोसिस का जो पार्ट बी लेक्चर था, जो दूसरा पार्ट था, उसमें हमने बेसिक टाइप्स का जिक्र किया था, जिसमें तीन टाइप्स आते थे। एक केशियस नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस एंड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ये तीन टाइप्स है। तो ये तीन टाइप्स हमने जो कि बेसिक टाइप्स में पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, यानी नेक्रोसिस का जो स्पेशल टाइप्स है ये आज हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं कि स्पेशल टाइप्स में जो कि कौन कौन से टाइप्स आते हैं और क्या है मतलब स्पेशल नेक्रोसिस में। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। याद रखिए कि स्पेशल टाइप्स में भी जो कि है तीन किस्म के नेक्रोसिस होते हैं। इन स्पेशल टाइप ऑफ नेक्रोसिस एज अ थ्री टाइप्स। एक को कहते हैं फेट नेक्रोसिस, दूसरे को कहते हैं फिब्रिनाइट नेक्रोसिस और तीसरा है गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ठीक है। सो स्पेशल टाइप्स में ये तीन टाइप्स आ गए, एक फेट नेक्रोसिस, दूसरा फिब्रिनाइट नेक्रोसिस और थर्ड जो कि है वो है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। सो पहला जो टाइप है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, फेट नेक्रोसिस की तरफ आते हैं कि फेट नेक्रोसिस कैसे कहते हैं, ठीक है। सो फेट नेक्रोसिस क्या है? फेट नेक्रोसिस अकर्स इन टू फॉर्म्स। फेट नेक्रोसिस जो कि ये दो टाइप्स में होता है, दो टाइप्स में अकर होता है, ठीक है। एक जो कि है ट्रॉमेटिक फेट नेक्रोसिस है और दूसरा एंजाइमेटिक फेट नेक्रोसिस है। यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो फेट नेक्रोसिस है इसके फर्दर टू टाइप्स है। यानी जो फेट नेक्रोसिस है इसके फर्दर टू टाइप्स है। एक को कहते हैं एंजाइमेटिक फेट नेक्रोसिस और दूसरे को कहते हैं ट्रॉमेटिक फेट नेक्रोसिस। ट्रॉमेटिक फेट नेक्रोसिस एंड एंजाइमेटिक फेट नेक्रोसिस। अच्छा, ट्रॉमेटिक फेट नेक्रोसिस कैसे कहते हैं या ट्रॉमेटिक नेक्रोसिस का क्या मतलब है, ठीक है। It occurs following severe injury to the tissues with high fat content such as the breast, subcutaneous tissues and abdomen। याद रखिए कि ये जो आपको नाम नजर आ रहा है या जिसको हम फेट नेक्रोसिस कहते हैं, तो ये लगभग फेट से पता चल जाता है कि फेट नेक्रोसिस का मतलब क्या हो सकता है। मतलब ये वो नेक्रोसिस है जो उन सेल्स में या उन टिश्यूज में अकर होता है जिसमें फैट स्टोर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको फैट नेक्रोसिस कहते हैं। और फिर इस फैट नेक्रोसिस में इसका जो ये फर्स्ट टाइप है जिसको ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस कहते हैं, तो ये क्यों अकर होता है, ये कब अकर होता है? ये उस वक्त अकर होता है जब कोई सिवियर इंजरी होती है, सिवियर इंजरी उन टिश्यूज को या उन टिश्यूज में सिवियर इंजरी होती है जिन टिश्यूज में फैट का बहुत हाई कंटेंट होता है, यानी जिसमें फैट ज्यादा मौजूद होते हैं, ठीक है ना। यानी ट्रॉमेटिक फेट नेक्रोसिस कैसे कहते हैं? यानी ये उस नेक्रोसिस को कहते हैं जिनमें वो टिश्यूज जो के है उन टिश्यूज को जो के सिवियर इंजरी हो जाती है। कौन से टिश्यूज में? जिन टिश्यूज में फैट कंटेंट, इन फैट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। कंटेंट का क्या मतलब है? मिकदार। कंटेंट का मतलब है मिकदार, यानी फैट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे बॉडी में ऐसे कौन से टिश्यूज है जिसमें फैट की बहुत ज्यादा मिकदार होती है या जहां पर फैट स्टोर होता है, फैट की स्टोरेज होती है। तो जाहिर बात है इन किस्म के टिश्यूज को तो एडिपोस टिश्यूज कहते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर एडिपोसाइट सेल्स होते हैं। आप लोग को पता होगा कि इस किस्म के टिश्यूज को एडिपोस टिश्यूज कहते हैं, ठीक है ना। सो हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यूज कहाँ पर ज्यादा होते हैं? सो ये आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फैट नेक्रोसिस जो कि है फेट नेक्रोसिस ये एडिपोज टिश्यूज में अकर होता है, ठीक है। सो हमारे बॉडी में कौन से ऐसे पार्ट्स है जहां पर एडिपोज टिश्यूज ज्यादा होते हैं और जहां पर फैट ज्यादा स्टोर होता है? सो एक एग्जांपल जो कि ये है ब्रेस्ट, सबक्यूटेनियस टिश्यूज यानी स्किन वगैरह हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड एब्डोमेन, और एब्डोमेन में ज्यादा फैट स्टोर हो जाते हैं, ठीक है ना। याद रखें कि जो फेट नेक्रोसिस है ये ब्रेस्ट में बहुत कॉमन है। ब्रेस्ट में यानी
वुमेन में जो कि है फैट नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, और फिर वुमेन में जो कि है ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, सो आगे जाते हैं फैट नेक्रोसिस के दूसरा जो, ये तो ट्रॉमेटिक नेक्रोसिस हो गया जो इंजरी की वजह से, जब एडिपोज टिश्यूज को इंजरी हो जाती है, मोस्टली कौन से एरियाज में, ब्रेस्ट में, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में एंड एब्डोमेन में। ठीक है, चलो दूसरी एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस की तरफ जाते हैं। एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस, दिस refers to the necrosis and adipose tissues, यानी इसमें भी जो कि है नेक्रोसिस एडिपोज टिश्यूज में होता है, दोनों में जो कि है एडिपोज टिश्यूज में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें है क्योंकि उस पहले का नाम किया था अगर आप मैं वापस जाता हूँ, ट्रॉमेटिक था। तो ट्रॉमेटिक कैसे कहते हैं, ट्रॉमा इंजरी को कहते हैं, कोई भी इंजरी हो सकती है, यानी इंजरी का कोई टाइप हो सकता है। लेकिन ये जो दूसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस में, तो इसमें भी इंजरी होती है, लेकिन इंजरी जो कि है एडिपोज टिश्यूज को इंजरी जो कि ये किस वजह से होगा, एंजाइम्स की वजह से होगा। ठीक है ना, और कौन से एंजाइम, जो पेंक्रियाटिक एंजाइम से, जिसके फॉर एग्जांपल लाइपेज एंजाइम हो गया, तो इस एंजाइम की वजह से एडिपोज टिश्यूज में जो कि है इसकी नेक्रोसिस होती है। तो एक बार इसको रीड करते हैं। This refers to the necrosis and adipose tissues induced by the action of pancreatic enzymes। यानी एडिपोज टिश्यूज में ये नेक्रोसिस होता है, और किस वजह से होता है, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स की वजह से होता है। विच आर लिबरेटेड, अब ये पेंक्रियाटिक एंजाइम्स क्यों एक्शन करते हैं और क्यों ये एडिपोज टिश्यूज का नेक्रोसिस जो कि ये काज करते हैं, क्यों मतलब इस तरह होता है। ठीक है ना, विच आर लिबरेटेड ड्यू टू, यानी लिबरेशन का क्या मतलब है, यानी ये एंजाइम जो कि ये पेंक्रियाज से लिबरेट हो जाते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं ड्यू टू ट्रॉमा टू दी पेंक्रियाज और एक्यूट पेंक्रिएटाइटिस। यानी कोई अगर इस तरह का हो जाए कि पेंक्रियाज को कोई ट्रॉमा हो जाए, ट्रॉमा यानी इंजरी हो जाए, पेंक्रियाज की इंजरी एंड ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए। ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल एक्यूट पेंक्रिएटाइटिस हो जाए, एक्यूट पेंक्रिएटाइटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स है, फॉर एग्जांपल लाइपेज एंजाइम हो गया, ये लिबरेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बाहर आकर एडिपोज टिश्यूज पर ये एंजाइम एक्ट करेगा। दीज एंजाइम एक्ट ऑन एडिपोज टिश्यूज, और ये एडिपोज टिश्यूज की नेक्रोसिस काज करेगा। और किस तरह काज करता है, जाहिर बात है कि एडिपोज टिश्यूज के अंदर क्या है, फैट्स होता है। तो ये जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स है, इसमें लाइपेज जो होता है, लाइपेज ये लिपिड्स पर एक्शन करता है, फैट्स पर एक्शन करता है। तो एडिपोज टिश्यूज में चूंकि फैट स्टोर हो जाता है, फैट्स होता है, तो ये पेंक्रियाटिक एंजाइम जिसको लाइपेज कहते हैं, ये आकर एडिपोज टिश्यूज में मौजूद फैट्स पर एक्शन करेगा और फैट्स को कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, फिर वो फैटी एसिड जो कि है ये कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो सोप की शक्ल में होते हैं। और जब आप इसको फिर माइक्रोस्कोपिकली इसको देखें, इस टिश्यूज का आप एग्जामिनेशन करें, तो ये बिल्कुल सोप की तरह नजर आएगा। ठीक है ना, व्हाइट सोप की तरह ये नजर आएगा। ठीक है, सो अगेन आई रिपीट, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस कैसे कहते हैं, दिस रिफर्स टू द नेक्रोसिस एंड एडिपोज टिश्यूज, यानी एडिपोज टिश्यूज में ये नेक्रोसिस होता है, एंड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स। और किस वजह से होता है, क्योंकि पेंक्रियाटिक एंजाइम्स एडिपोज टिश्यूज पर एक्ट करते हैं। ये पेंक्रियाटिक एंजाइम कहां से आ गए, विच आर लिबरेटेड ड्यू टू ट्रॉमा टू दी पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज से आ गए। और पेंक्रियाज से क्यों आ गए, क्योंकि पेंक्रियाज की ट्रॉमा हो गया, इंजरी की वजह से, या एक्यूट पेंक्रिएटाइटिस की वजह से। इससे एंजाइम जो कि ये आकर एडिपोज टिश्यूज में मौजूद फैट पर एक्शन करेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या काज करेगा, नेक्रोसिस काज करेगा। द पेंक्रियाटिक एंजाइम एग्जाम्पल लाइपेज, अब ये जो पहले मैंने आपको ये पढ़ा कि लाइपेज होता है, लाइपेज आकर इस पर एक्शन करता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। द पेंक्रियाटिक एंजाइम्स एग्जाम्पल लाइपेज रिलीज फैटी एसिड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स, यानी ये ट्राइग्लिसराइड जिसको फैट्स भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स एक ही नाम है। ठीक है ना, फैट्स को ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड इसका केमिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है, या इसको ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल भी कहते हैं। फैट्स को ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं और वो ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स पर जो कि है एक्शन करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स पर।
और इसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल में, यानी ये फैटी एसिड्स रिलीज करेगा। अब क्या होता है कि लाइपेज ने जब ट्राइग्लाइसराइड्स पर एक्शन किया और इससे फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस किया, तो ये फैटी एसिड्स क्या हो जाएगा, दीज फैटी एसिड्स देन कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम, ये कैल्शियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इससे क्या बन जाता है, फिर एक सोप बन जाता है, सोप्स, ठीक है ना। फिर ये जो फैटी एसिड्स है ये कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो सोप बनाता है, ठीक है ना। दीज सोप्स, और ये जो सोप्स बन जाते हैं टिश्यूज के अंदर, इट अपेयर्स, ये किस तरह अपेयर्स होते हैं, इसकी अकरेंस किस तरह होती है, इसकी अकरेंस इज वाइट चाकी डिपॉजिट्स, यानी व्हाइट चाकी डिपॉजिट्स की तरह होता है, यानी व्हाइट कलर में इसकी अपीयरेंस होती है, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड, enzymatic fat necrosis कैसे कहते हैं, this refers to the necrosis and adipose tissues induced by the action of pancreatic enzymes which are liberated due to trauma to the pancreas or acute pancreatitis. The pancreatic enzymes, example lipase, release fatty acids from triglycerides, and these fatty acids then complex with calcium. Then complex with calcium, यानी कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड टू फॉर्म सोप, और ये एक सोप सा बनाता है। These soaps appear as white chalky deposits, और ये टिश्यूज में किस तरह इसकी अपीयरेंस होती है, यानी व्हाइट चाकी लाइक, चाक लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, ठीक है। सो ये फैट नेक्रोसिस और फैट नेक्रोसिस के दो टाइप्स हो गए, ट्रॉमेटिक एंड एंजाइमेटिक। ट्रॉमेटिक का क्या मतलब है एंड एंजाइमेटिक का क्या मतलब है, ठीक है। सो अब जाते हैं फैट नेक्रोसिस इन ब्रेस्ट, ठीक है ना, ब्रेस्ट में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना। फैट नेक्रोसिस इन ब्रेस्ट इज कॉमन, इट इज अ बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशन। बिनाइन का क्या मतलब है, यही नॉन कैंसरस, जो लोकल होता है, ठीक है ना, नॉन कैंसरस होता है, इन कैंसर नहीं होता है। इट इज अ बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशन, क्योंकि ये बिनाइन वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि अक्सर तौर पर ये जो फैट नेक्रोसिस होता है ब्रेस्ट में, तो ये लम्स बनाते हैं, एक किस्म के लम्स बनाते हैं, ठीक है ना, जिसको आप फील कर सकते हो बाहर से, अगर आप इसको टच करते हो तो इसके अंदर जो कि एक कोगुलेटेड मास बन जाता है, जिसको लम्स कहते हैं, लम्स। तो अक्सर कैंसर में भी इस तरह होता है, ठीक है ना। तो बहुत लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैंसर है या फैट नेक्रोसिस है, ठीक है ना। तो जो फैट नेक्रोसिस होता है ये कैंसर नहीं होता, ये दो अलग टर्म्स है, ठीक है ना, दो अलग कंडीशन है जो ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट कंडीशन है, दो अलग कंडीशन है। सो बिनाइन जो कि ये नॉन कैंसर, वो कैंसर वाले लम्स नहीं होते, ठीक है ना। तो ये बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशन है, डेट हैपन्स when an area of the fatty breast, और ये कब डेवलप होता है ये कंडीशन, जब जो फैटी ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट टिश्यूज एज डैमेज, यानी जो फैटी ब्रेस्ट टिश्यूज है वो डैमेज हो जाए, यानी जो टिश्यूज है, एडिपोज टिश्यूज है, वो डैमेज हो जाए ब्रेस्ट के अंदर, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी टू दी ब्रेस्ट। और क्यों, क्योंकि इंजरी की वजह से, अगर इस तरह की कोई इंजरी आती है जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर मौजूद जो एडिपोज टिश्यूज है जिसमें फैट स्टोरेज हुआ है वो डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से फैट नेक्रोसिस होता है ब्रेस्ट में। अच्छा, इंजरी क्यों होता है, इंजरी की मुख्तलिफ टाइप से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इट कैन आल्सो हैपन आफ्टर ब्रेस्ट सर्जरी, यानी ब्रेस्ट सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, और रेडिएशन ट्रीटमेंट, या अगर कोई रेडिएशन थेरापी है तो इस वजह से भी, यानी रेडिएशन से भी और सर्जरी से इस किस्म की इंजरी हो सकती है ब्रेस्ट में, जिसकी वजह से फैट नेक्रोसिस हो जाएगा। फैट नेक्रोसिस इज मोर कॉमन एन ओमेन, याद रखिए कि मेन की निस्बत ये ओमेन में बहुत ज्यादा कॉमन है, इन मोर कॉमन एन ओमेन विद लार्ज ब्रेस्ट, विद वेरी लार्ज ब्रेस्ट, और ओमेन में भी फिर ओ ओमेन जो ब्रेस्ट साइज जो कि ये लार्जर होता है, विद वेरी लार्ज ब्रेस्ट, उसमें ये फैट नेक्रोसिस बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना। पहले तो ये कि फैट नेक्रोसिस जो कि है मेन और वोमेन की निस्बत वोमेन में ज्यादा होता है, ठीक है ना, और वोमेन में फिर ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, मोर कॉमन है। और इसकी वजह ये है कि फैट्स वहां पर एडिपोज टिश्यूज ज्यादा होते हैं, फैट ज्यादा स्टोरेज होता है। तो अगर इस तरह की कोई इंजरी आ जाती है, फॉर एग्जांपल सर्जरी हो गया या रेडिएशन की वजह से अगर वो एडिपोज टिश्यूज इंजर्ड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से फिर फैट नेक्रोसिस अकर हो जाता है।
चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये तो हो गया फेट नेक्रोसिस। अब हम दूसरे टाइप की तरफ आते हैं जो स्पेशल नेक्रोसिस है। इसकी दूसरा टाइप जिसको कहते हैं फेब्रिनाइट नेक्रोसिस। सो फेब्रिनाइट नेक्रोसिस क्या है? फेब्रिनाइट नेक्रोसिस जो कि है ये और टाइप है नेक्रोसिस का जो मोस्टली कनेक्टिव टिश्यूज में अकर होता है। फेट नेक्रोसिस एडिपोज टिश्यूज में अकर होता है, ठीक है, ये बात याद रखें। फेट नेक्रोसिस एडिपोज टिश्यूज में अकर होता है, जबकि फेब्रिनाइट नेक्रोसिस जो कि है ये कनेक्टिव टिश्यूज में अकर होता है। फेब्रिनाइट नेक्रोसिस इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नेक्रोसिस, यानी ये टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज नेक्रोसिस का, एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज नेक्रोसिस का। अच्छा, ये कनेक्टिव टिश्यूज कैसे कहते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज जो के है उस टिश्यूज को कहते हैं, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यूज हमारे बॉडी में वो टिश्यूज है जो बॉडी के बाकी जो टिश्यूज होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, जो कनेक्शन काज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। या सेपरेशन भी कर सकते हैं, ये दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं या सेपरेट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। हमारे बॉडी में से बहुत सारे कनेक्ट है, इसके बहुत ज्यादा टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यूज के, ठीक है ना। So connective tissues are those tissues in our body which connects or separates or supports other types of tissues in our body. It is called connective tissues necrosis. Connective tissue इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जो फेब्रिनाइट नेक्रोसिस है ये कनेक्टिव टिश्यूज में आकर होता है, कनेक्टिव टिश्यूज में आकर होता है, ठीक है। So fibrinoid necrosis is a type of connective tissue necrosis, यानी connective tissues में आकर होता है, especially affecting arterial wall। और फेब्रिनाइट नेक्रोसिस में खास तौर पर जो ज्यादा इफेक्ट हो जाता है वो आर्टीरियल वॉल है, यानी आर्टरी का वॉल ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि आर्टरी का वॉल जो कि ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बना, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है ना। तो इसमें मोस्टली स्पेशली जो कि खास तौर पर जो आर्टीरियल वॉल है ये इफेक्ट हो जाता है फेब्रिनाइट नेक्रोसिस में। दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज सीन पर्टिकुलरली इन टू कंडीशंस। ये जो फेब्रिनाइट नेक्रोसिस है जिसमें आर्टीरियल वॉल्स डैमेज हो जाता है, तो ये जो टाइप है नेक्रोसिस का ये अमूमन जो कि है खास तौर पर जो कि दो कंडीशन में अकर होता है, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज सीन पर्टिकुलरली इन टू कंडीशंस। एक जो कि क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज से, ऑटो इम्यून डिजीज से, ठीक है, एक जो कि है ऑटो इम्यून डिजीज से, और दूसरा जो कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी डिजीज है? ये वो डिजीज है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी के हेल्थी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी खुद हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद हमारे बॉडी के जो हेल्थी सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस किस्म की डिजीज को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल इस तरह के कौन सी डिजीज है जिसमें ये फिब्रिनाइट नेक्रोसिस अकर होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, रूमेटॉइड फीवर, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा एंड SLE जिसको कहते हैं सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। अब पहला जो रूमेटिक फीवर है, सॉरी रूमेटिक फीवर है, तो इसमें भी जो कि फिब्रिनाइट नेक्रोसिस आकर होता है रूमेटिक फीवर। अच्छा, ये जो रूमेटिक फीवर है ये क्या होता है? रूमेटिक फीवर जो कि इसको एक्यूट रूमेटिक फीवर भी कहते हैं, याद रखिए, अपने साथ नोट करें। दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्यूट रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर को एक्यूट रूमेटिक फीवर भी कहते हैं, ARF इसको कहते हैं, एक्यूट रूमेटिक फीवर भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा डिजीज है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, जॉइंट्स हो गए, ब्रेन हो गया, स्किन हो गया, ये इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये आमतौर पर क्यों होता है? अमूमन ये जो कि है थ्रोट इन्फेक्शन के बाद होता है। अगर हमारे बॉडी में थ्रोट इन्फेक्शन अकर हो जाए, अगर हम इसको टाइम पर ट्रीट ना करें थ्रोट इन्फेक्शन को, ठीक है ना, जिसको स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं, जिसमें थ्रोट की एचिंग होती है, सोरिंग होती है, ठीक है ना। तो जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है अगर इसको हम टाइम पर ट्रीट ना करें तो फिर ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है कि ये रूमेटिक फीवर अकर हो सकता है। अगर थ्रोट इन्फेक्शन को टाइम पर ट्रीट न किया जाए
यानी अगर हम टाइम पर एंटीबायोटिक ना ले लें, ठीक है ना, एंटी एलर्जिक वगैरह ना ले लें और थ्रोट इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है, तो इसमें एक इसकी कॉम्प्लिकेशन में एक ये भी आता है कि रूमेटिक फेवर भी अकर हो सकता है। रूमेटिक फेवर में क्या होता है कि हमारे बॉडी में फिर हार्ट हो गया, लंग्स, वो ब्रेन हो गया, स्किन हो गया, जॉइंट्स हो गए, ये इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो रूमेटिक फेवर में जो कि यही फेब्रिनाइट नेक्रोसिस होता है। दूसरा जो कि वो क्या है, दूसरा है पोली अल्सराइटिस नोडोसा, जिसको कहते हैं, इसको पेन भी कहते हैं, पी ए एन, यानी पोली अल्सराइटिस नोडोसा इसको कहते हैं। ये जो पोली अल्सराइटिस नोडोसा है, ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हमारे आर्टरीज है, आर्टरीज या जो ब्लड वेसल्स है, इसकी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है ना। इन शॉर्ट आप इस तरह भी कह सकते हो कि पोली अल्सराइटिस नोडोसा, इट इज द इन्फ्लेमेशन, इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, ठीक है ना। यानी इसको वस्कुलाइटिस भी कहते हैं, वस्कुलाइटिस भी इसको कहते हैं, वस्कुलाइटिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वस्कुलाइट, क्या इसके अंदर वस्कुलाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है ना। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन अकर होता है और फिर इसकी वजह से जो कि क्या होता है, ये अमूमन हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल किडनी में होता है और जो हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स है उसमें भी अकर होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पोली अल्सराइटिस नोडोसा है, इसकी सिम्टम्स क्या है? इसमें जो कि है डिक्रीज एपिटाइट, भूख का ना लगना, ठीक है ना, वेट लॉस हो जाता है, एक्सेसिव फटीग होता है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, फेवर होता है इसमें, और ख़ास तौर पर मसल एंड जॉइंट पेन होता है इसमें, पोली अल्सराइटिस नोडोसा में, ठीक है ना। ये इसके सिम्टम्स है, ठीक है। यानी इसमें ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है और किडनी में अकर होता है, इसके अलावा अदर ऑर्गन्स में भी हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये है कि वेट लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, बहुत ज़्यादा फ्यूटीग होता है और मसल और जॉइंट में पेन होता है, और फेवर जो कि है यानी पायरेक्सिया होता है, फेवर होता है, ठीक है ना, हाइपोथर्मिया भी कहते हैं फेवर को, ठीक है ना। तो पोली अल्सराइटिस नोडोसा में ये चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो असल में क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसमें ये फिब्रिनाइट नेक्रोसिस अकर होता है, ठीक है ना। अच्छा, SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, अच्छा ये क्या चीज़ है, ये कौन सा कंडीशन है? इसको SLE भी कहते हैं शॉर्टकट, पैथोलॉजी में इसको SLE या सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस भी इसको कहते हैं। ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मोस्टली इसमें स्किन अकर होता है, स्किन इफेक्ट होता है, स्किन और स्किन पर जो कि है रेडिश स्कार्स लाइक जो कि है ये निकल जाते हैं, ठीक है ना। और जॉइंट्स भी इफेक्ट होते हैं, किडनी, ब्रेन हो गया या दूसरे हमारे बॉडी के ऑर्गन जो कि ये इफेक्ट हो सकते हैं इस कंडीशन में, SLE में, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस में ये ऑर्गन्स जो कि इफेक्ट हो जाते हैं। इसका जो एग्जैक्ट काज है SLE का, ये अननोन है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में जो कि ये जेनेटिक काज भी जिक्र हुआ है कि जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक काज भी हो सकता है, कुछ इन्वायरमेंटल काज भी इसके हो सकते हैं, हार्मोनल काज भी हो सकता है, और कुछ मेडिसिन भी है जिसकी वजह से ये SLE अकर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये वोमेन में ज्यादा होता है बनिस्बत मेन, मेल की निस्बत फीमेल में ज्यादा होता है SLE जो के हैं। सो इन तीनों कंडीशन जो कि ये तीनों कंडीशन जो कि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है ना। और इन तीनों में जो कि ये फिब्रिनाइट नेक्रोसिस अकर होता है। थोड़ा सा मैंने आप लोग को यहाँ पर तीनों जो टर्म्स है थोड़े से यहाँ पर शॉर्टकट एक्सप्लेन की, बाकी आप देख सकते हो डिटेल में, ठीक है ना। रूमेटिक फेवर क्या है, कब अकर होता है, इससे क्या होता है, क्या बॉडी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या है, ये आप अलग इसको फिर देख, अगर हम इसकी डिटेल में जाए तो फिर ये अलग एक टॉपिक है, ठीक है ना। इस तरह पूरी अल्ट्राइटिस नोडोसा हो गया, SLE हो गया, ठीक है ना। तो आप, मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, बाकी आप डिटेल में खुद देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से फिब्रिनाइट नेक्रोसिस अकर हो सकता है। दूसरा जो कि है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जो कि इसमें भी फिब्रिनाइट नेक्रोसिस अकर होता है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, अब वर्ड चूंकि यहाँ पर मैलिग्नेंट यूज हुआ है तो कुछ स्टूडेंट्स फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हाइपरटेंशन
मलिग्नेंट लिखा है तो मलिग्नेंट ट्यूमर की तरफ जहन में जो कि ये बात मलिग्नेंट ट्यूमर की तरफ जाती है, ठीक है, लेकिन मलिग्नेंट ट्यूमर वगैरह से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो कि असल में किसे कहते हैं, ये सीवियर या बहुत वेरी हाई ब्लड प्रेशर को जो कि है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर या जो हाइपरटेंशन है ये इतना ज्यादा हो जाता है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर इसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 180/80, 120/80 होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, यानी 180/120 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं वेरी हाई ब्लड प्रेशर। इस तरह के वेरी हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसको कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यानी 180/120 से भी हाई हो जाता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें आप पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाएंगे, इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इमरजेंसी केस है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इसमें भी फिब्रिनाइट नेक्रोसिस आकर होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। फिब्रिनाइट नेक्रोसिस, फिब्रिनाइट नेक्रोसिस इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नेक्रोसिस स्पेशली अफेक्टिंग आर्टेरियल वॉल। This type of necrosis is seen particularly in two conditions: autoimmune disease, for example, rheumatic fever, polyarthritis nodosa, SLE, systemic lupus erythematosus। दूसरा जो कि क्या है, malignant hypertension में भी ये फिब्रिनाइट नेक्रोसिस अकर होता है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फिब्रिनाइट नेक्रोसिस। फिब्रिनाइट नेक्रोसिस में मॉर्फोलॉजी, टिश्यूज या सेल की मॉर्फोलॉजी किस तरह होगी, ठीक है ना। फिब्रिनाइट नेक्रोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है फिब्रिनाइट नेक्रोसिस में कि इसमें सेल या टिश्यूज का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है इसकी लॉस हो जाती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर जो कि है लॉस हो जाता है, एंड रिप्लेसमेंट बाय अ होमोजीनियस ब्राइट पिंक स्टेनिंग नेक्रोटिक मटेरियल। और इसमें टिश्यूज की जो मटेरियल होती है उसकी रिप्लेसमेंट होती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर की, नॉर्मल मटेरियल की रिप्लेसमेंट होती है किस चीज से, एक होमोजीनियस मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो सेम अपीयरेंस होता है, ठीक है ना, डिफरेंट दिखाई नहीं लगता है, ठीक है ना, सेम नजर आता है। होमोजीनियस, ब्राइट यानी ब्राइट होता है, पिंक स्टेनिंग यानी पिंक स्टेनिंग जो कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा डाई या स्टेनिंग जो पिंक कलर देता है तो उसको पिंक स्टेनिंग कहते हैं। नेक्रोटिक मटेरियल जो कि है यहाँ पर रिप्लेस होता है, एक ऐसा नेक्रोटिक मटेरियल जो कि सेल के अंदर आ जाता है या सेल के अंदर नॉर्मल स्ट्रक्चर को रिप्लेस करता है, जो होमोजीनियस होता है, ब्राइट होता है और पिंक स्टेनिंग होता है। यानी फिब्रिनाइट नेक्रोसिस में टिश्यूज के अंदर एक ऐसा नेक्रोटिक मटेरियल आ जाता है जो होमोजीनियस होता है, ब्राइट होता है एंड पिंक स्टेनिंग होता है। डेट रिजेंबल्स फेब्रिन माइक्रोस्कोपिकली, और ये बिल्कुल फेब्रिन की तरह, माइक्रोस्कोप पर अगर आप इसको देखें तो ये फेब्रिन की तरह इसकी रिजेंबलेंस होती है, फेब्रिन की तरह नजर आता है, फेब्रिन की तरह, ठीक है ना। फिब्रिन क्या है, ये एक प्रोटीन है, फिब्रिन आर प्रोटीन्स, और ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होते ये फिब्रिन, जो कि ये फेब्रस प्रोटीन्स होते हैं सेल के अंदर, फेब्रस प्रोटीन जो ब्लड वेसल्स में होते हैं, तो ये फेब्रस प्रोटीन्स होते हैं, फेब्रिन जिसको कहते हैं फेब्रस प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, ये भी जो कि फिब्रिन जो प्रोटीन है ब्लड के अंदर होते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प देते हैं। ये फिब्रिन प्रोटीन जो कि जस्ट आपके नॉलेज के लिए, फिब्रिन प्रोटीन जो कि फिब्रिनोजेन से बनते हैं, ठीक है ना। फिर इसकी फॉर्मेशन का एक रिएक्शन से कि ये फिब्रिन किस तरह फिब्रिनोजेन से बनता है, ठीक है ना। तो ये फिब्रिनोजेन से बनते हैं फिब्रिन प्रोटीन, ब्लड में होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ये फिर ब्लड में प्लेटलेट के साथ मिल जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये फिब्रिन प्रोटीन और प्लेटलेट जो के है दोनों आपस में मिलकर ब्लड क्लॉटिंग में या कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। सो फिब्रिन की तरह ये जो नेक्रोटिक मटेरियल फिब्रिनाइट नेक्रोसिस में टिश्यूज के अंदर जो नेक्रोटिक मटेरियल जमा हो जाता है तो ये बिल्कुल फिब्रिन की तरह होता है, और इसलिए इसका हमने नाम भी फिब्रिनाइट नेक्रोसिस रखा है। इसका नाम इसलिए फिब्रिनाइट रखा हुआ है क्योंकि इसमें जो नेक्रोटिक मटेरियल टिश्यूज के अंदर जमा होता है तो ये बिल्कुल फिब्रिन की तरह होता है। तो फिब्रिन क्या है, ये इसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया, ये प्रोटीन्स हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं, फिब्रिनोजेन से बनते हैं, ये ब्लड में भी पाए जाते हैं और ब्लड में ये प्लेटलेट के साथ मिलकर ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना।
तो ये चूंकि फेब्रिन की तरह नजर आते हैं इसलिए इसका हमने नाम फेब्रिनाइट नेक्रोसिस रखा है, ठीक है ना। एरिया ऑफ फेब्रिनाइट नेक्रोसिस, जहां पर टिश्यूज में जहां पर फेब्रिनाइट नेक्रोसिस हुआ है तो उस एरिया में क्या होता है, एरिया ऑफ फेब्रिनाइट नेक्रोसिस कंटेन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी वहां पर क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ कोलेजन एंड फेब्रिन, और फेब्रिन और कोलेजन प्रोटीन के जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं। फेब्रिनाइट नेक्रोसिस जहां पर होता है, जिस एरिया में फेब्रिनाइट नेक्रोसिस होता है तो वहां पर क्या क्या चीजें होते हैं, नेक्रोटिक मटेरियल में क्या क्या चीजें आते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट आते हैं, एल्ब्यूमिन, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ कोलेजन एंड फेब्रिन जो कि उसमें पाए जाते हैं। नोट, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद रखिए स्टूडेंट्स, द टर्म फेब्रिनाइट इज डिफरेंट फ्रॉम फेब्रिनस। याद रखिए कि दो वर्ड्स है, फेब्रिनाइट एक वर्ड है जो फेब्रिनाइट नेक्रोसिस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक अलग वर्ड है जिसको कहते हैं फेब्रिनस, जिसको कहते हैं फेब्रिनस। तो इन दोनों में डिफरेंस है, फेब्रिनाइट और फेब्रिनस जो के है इन दोनों में डिफरेंस है, ये दो अलग टर्म्स है, ठीक है ना। फेब्रिनाइट ये नेक्रोसिस का टाइप है, फेब्रिनस अलग वर्ड है, ठीक है ना। इसको हमने फेब्रिनाइट नेक्रोसिस सिर्फ इसलिए ये नाम दिया है क्योंकि इसमें जो टिश्यूज में नेक्रोटिक मटेरियल जमा हो जाता है वो फेब्रिन की तरह नजर आता है, फेब्रिन की तरह रिजेम्बलेंस रखता है, इसलिए हमने इसका नाम फेब्रिनाइट रखा, ये नेक्रोसिस है, ठीक है ना। लेकिन फेब्रिनस जो कि ये अलग वर्ड है फेब्रिनस, ठीक है ना। फेब्रिनस क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है, फेब्रिनस जो के हैं, ठीक है। तो ये अलग टर्म्स है, दो अलग टर्म्स है। which denote deposition of fibrin as occur inflammation, यानी फेब्रिनस में क्या होता है, फेब्रिनस में फिर डिपोजिशन ऑफ फेब्रिन होता है, जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इसमें ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो इसमें फेब्रिन की डिपोजिशन होती है और इसको कहते हैं फेब्रिनस, इसको कहते हैं फिर। जबकि फेब्रिनाइट जो कि ये नेक्रोसिस का टाइप है, ठीक है। तो ये दो अलग वर्ड्स है, ठीक है, सेम वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। ये तो हो गया फेब्रिनाइट नेक्रोसिस और इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई कि इसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, थर्ड टाइप की तरफ आते हैं, और थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। सो गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो कि है, this will be discussed further separately। गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो कि है ये एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, थर्ड टाइप है स्पेशल टाइप नेक्रोसिस में, ये थर्ड टाइप है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। तो इसलिए हम आज इस टॉपिक के साथ इसको नहीं पढ़ते हैं, ये जो थर्ड टाइप टॉपिक है इसके लिए हमने एक अलग लेक्चर रखा हुआ है, इसको हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है तो इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के बाद। जब ये लेक्चर खत्म हो जाए, यानी परसों हमारा टॉपिक इंशाल्लाह फिर गैंग्रीनस नेक्रोसिस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको हमने सेपरेटली रखा हुआ है, ठीक है, तो ये आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो गैंग्रीनस नेक्रोसिस को छोड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये नेक्रोसिस के दो किस्म के टाइप्स हो गए, बेसिक टाइप्स हो गए, स्पेशल टाइप्स हो गए। स्पेशल में आज हमने फेट नेक्रोसिस हो गया, फेब्रिनाइट नेक्रोसिस, और गैंग्रीनस हम फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये नेक्रोसिस के टाइप्स हो गए। तो टाइप्स खत्म हुए, अब हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ नेक्रोसिस पढ़ते हैं कि नेक्रोसिस में आम तौर पर मॉर्फोलॉजिकल रिजल्ट्स क्या होता है, इसके एविडेंस क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं। चेंजेस, अर्ली चेंजेस में क्या होता है नेक्रोसिस में, इन अर्ली नेक्रोसिस सेल इज मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल, यानी इब्तदाई हालातों में सेल जो कि ये मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनिशियली सेल जो कि है ये नॉर्मल होता है, मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल होता है। देयर इज डिले ऑफ 1 to 3 आवर्स बिफोर चेंजेस आर एपेरेंट, यानी जब ऑनलाइट माइक्रोस्कोप जब हमें फिर चेंजेस नजर आते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो इसमें तकरीबन 1 से लेकर 3 घंटे लग जाते हैं, 1 to 3 आवर्स थोड़ा सा इसको सफर करना पड़ता है। और इतने टाइम के बाद, यानी कुछ घंटे बाद, आफ्टर सेवरल हावर्स, आफ्टर फ्यू हावर्स जो कि फिर हमें चेंजेस जो कि ये नजर आ सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप पर, ठीक है ना, हम फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू
उसकी स्टडी करते हैं, या एक्स-रे रेडिएशन जो एक्सरे होती है, सिटी स्कैन होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके ज़रिए से फिर हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं और उसकी जो चेंजेस आ जाती है तो वो हमें नज़र आ सकते हैं कुछ घंटों बाद, क्योंकि इनिशियली सेल बिल्कुल नॉर्मल होता है नेक्रोसिस या नेक्रोटिक सेल या नेक्रोटिक टिश्यूज़, ठीक है ना। ये अर्ली चेंजेस हो गए। क्या चेंजेस फिर आ जाते हैं, तो इसमें हम पहले न्यूक्लियर चेंजेस पढ़ते हैं। जब नेक्रोसिस में चेंजेस शुरू हो जाते हैं टिश्यूज या सेल के अंदर, नेक्रोसिस की वजह से, सेल डेथ की वजह से चेंजेस शुरू हो जाते हैं, तो पहला चेंजेस क्या है, न्यूक्लियर चेंजेस है। तो न्यूक्लियर चेंजेस में क्या होता है, न्यूक्लियर चेंजेस आर द बेस्ट एविडेंस ऑफ सेल नेक्रोसिस। इन जो न्यूक्लियर चेंजेस है ये सेल नेक्रोसिस का बेस्ट एविडेंस है, बेस्ट एविडेंस है, ठीक है। द न्यूक्लियस शो द फॉलोइंग चेंजेस। अब न्यूक्लियस में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं ड्यूरिंग नेक्रोसिस। सो न्यूक्लियस में ये तीन किस्म के चेंजेस आ सकते हैं। एक को कहते हैं पेगनोसिस, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं कैरियोएक्सिस, कैरियोएक्सिस, और तीसरों के कहते हैं कैरियोलाइसिस। यानी न्यूक्लियस में ये तीन किस्म के चेंजेस आते हैं नेक्रोसिस के दौरान। नेक्रोसिस में द क्रोमेटिन, पेगनोसिस किसे कहते हैं, सबसे पहले क्या होता है न्यूक्लियस में, द क्रोमेटिन ऑफ द डेड सेल, यानी जो नेक्रोटिक सेल है, ठीक है ना, तो इसका जो क्रोमेटिन होता है, जाहिर बात है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है, तो जो डेड सेल होता है, जो नेक्रोटिक सेल होता है, उसका जो क्रोमेटिन होता है ये क्लम्स इनटू कोर्स स्ट्रैंड्स, यानी ये क्लम्स हो जाते हैं, यानी ये क्लम्स बनाते हैं, एंड द न्यूक्लियस बिकम्स श्रंकन, और न्यूक्लियस जो कि है ये श्रंक हो जाता है, श्रंक, सिकुड़ना इसको कहते हैं। न्यूक्लियस जो कि ये सिकुड़ता है, श्रंक हो जाता है, डेंस हो जाता है, एंड डीपली बेजोपेलिक मास, और एक बेजोपेलिक मास बन जाता है। अच्छा, ये श्रंकन जो कि आम टर्म है, डेंस हो गया, ठीक है ना, लेकिन बेजोपेलिक का क्या मतलब है, बेजोपेलिक मास बन जाता है, तो बेजोपेलिक का क्या मतलब है, बेजोपेलिक जो कि है, बेजोपेलिक किसे कहते हैं, ये बेसिक डाइज जिसको कहते हैं, यानी जब भी हम सेल्स या टिश्यूज पर कोई बेसिक डाई, डाई चूंकि दो किस्म की होती है, एसिडिक डाई होती है और बेसिक डाई। डाई वो चीज होती है, वो केमिकल्स होते हैं जब हम टिश्यू पर या सेल पर अप्लाई करते हैं और वो एक खास कलर देते हैं, ठीक है ना, तो इसको डाई कहते हैं। तो डाई दो किस्म की होती है, एक एसिडिक डाई होती है और दूसरा बेसिक डाई होती है। तो हम जब बेसिक डाई किसी टिश्यूज पर या टिश्यू या आर्गन या सेल कि किसी पार्ट पर हम अप्लाई करते हैं, तो उस फिर जिस पर हम अप्लाई करते हैं तो इसको कहते हैं बेजोपेलिक। तो ये जो नेक्रोटिक जो न्यूक्लियस, नेक्रोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो ये एक बेजोपेलिक मास बन जाता है, यानी इस पर हम बेसिक डाई अप्लाई करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेगनोसिस, तो इसको कहते हैं पेगनोसिस। यानी न्यूक्लियस में कौन से चेंजेस आते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो क्रोमेटिन होता है ये क्लम्स हो जाता है और ये श्रंक हो जाता है, न्यूक्लियस डेंस हो जाता है और बेजोपेलिक मास बन जाता है, तो इसको कहते हैं पेगनोसिस। फिर क्या होता है, कैरियोएक्सिस में क्या होते हैं, द पेगनोटिक न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस जिसमें पेगनोसिस अकर हुआ है, यानी ये फर्स्ट प्रोसेस इसमें अकर हुआ है, तो ये जो पेगनोटिक न्यूक्लियस है में ब्रेक अप इनटू न्यूमरस स्मॉल पार्टिकल्स। फिर इस न्यूक्लियस की ब्रेकिंग होती है, यानी कई ज्यादा न्यूमरस स्मॉल पार्टिकल्स में इसकी ब्रेकिंग होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी ब्रेकिंग होती है। फिर इसकी यानी इस ब्रेकिंग ऑफ पेगनोटिक न्यूक्लियस इनटू न्यूमरस स्मॉल पार्टिकल्स, इसको कहते हैं कैरियोएक्सिस, इसको कहते हैं। फिर कैरियोलाइसिस किसे कहते हैं, जब इसकी कंप्लीट लाइसिस होती है इस पेगनोटिक न्यूक्लियस का, तो फिर इसको कैरियोलाइसिस कहते हैं। पहले पेगनोसिस होता है, फिर कैरियोएक्सिस होता है, फिर पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, फिर इसकी कंप्लीट लाइसिस होती है, यानी कैरियोलाइसिस इसको कहते हैं। द पेगनोटिक न्यूक्लियस में अंडरगो लाइसिस बाय एंजाइम, डीएनएज एंजाइम की वजह से, इस एंजाइम की वजह से इसकी कंप्लीट लाइसिस होती है और फिर इसको कहते हैं कैरियोलाइसिस, इसको कहते हैं, ठीक है ना। सो न्यूक्लियस के अंदर नेक्रोटिक सेल जो होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन से चेंजेस आते हैं, अगेन आई रिपीट, पहला जो प्रोसेस है वो पेगनोसिस है, पहला जो चेंजेस है वो उसको कहते हैं पेगनोसिस। पेगनोसिस में क्या होता है, द क्रोमेटिन ऑफ द डेड सेल clumps into coarse strands and the nucleus becomes shrunken, dense and deeply basopelic mass. This process is called pegnosis. Karyoexis, the pegnotic nucleus may break up into numerous small particles. The process is called karyoexis.
कैरियोलाइसिस पर क्या होता है, द पेग्नोटिक न्यूक्लियस में अंडरगो लाइसिस बाय द एंजाइम डीएनए, यानी कंप्लीटली लाइसिस होता है जो पेग्नोटिक न्यूक्लियस होता है, तो इसको कैरियोलाइसिस कहते हैं। ये तो सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस की चेंजेस हो गई। अब साइटोप्लाज्मिक चेंजेस की तरफ आते हैं कि जो नेक्रोटिक सेल होता है उसमें उसके साइटोप्लाज्म में कौन से चेंजेस आते हैं। द साइटोप्लाज्म बिकम्स ओपेक, साइटोप्लाज्म जो कि ओपेक बन जाता है। ओपेक कैसे कहते हैं, ओपेक इस किस्म के स्ट्रक्चर को कहते हैं विच आर इनविजिबल, जो नजर नहीं आता, विच कैन नॉट बी सीन, विच आर नॉट एबल टू सीन, जो नजर नहीं आ सकता हो, तो इसको कहते हैं ओपेक। इसको नॉन ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं जो नजर आ सकता हो, तो जो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है उसको ओपेक कहते हैं, ठीक है ना। एंड स्ट्रांगली एसिनोफिलिक, तो एक बेजोफिलिक हो गया, एक एजिनोफिलिक हो गया। एजिनोफिलिक जो के हैं, और ब्रैकेट मैंने लिखा है पिंक। एजिनोफिलिक जो के है वो स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसको हम एओसिन डाई के थ्रू इसको हम स्टडी करते हैं, जिस पर हम एओसिन डाई अप्लाई करते हैं। एओसिन डाई क्या होता है, ये एक एसिडिक डाई है, ठीक है ना, पिंक कलर देता है, और मोस्टली सेल साइटोप्लाज्म के जो प्रोटीन्स होते हैं उसके लिए हम ये अप्लाई करते हैं, ये यूज करते हैं एओसिन डाई को। और इसलिए इसको एओसिन डाई हम जिस स्ट्रक्चर या सेल के जिस पार्ट पर अप्लाई करते हैं तो इसको एओसिनोफिलिक कहते हैं, जिस पर हम एओसिन ही, इसलिए अगर आप देखिए एओसिन, एओसिनोफिलिक, तो एओसिन एक डाई का नाम है, ठीक है ना, जो हम मोस्टली सेल साइटोप्लाज्म के जो प्रोटीन्स है उस पर अप्लाई करते हैं ताकि ये एक खास कलर देता है, कलर जो कि ये पिंक कलर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको एसिनोफिलिक कहते हैं, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है ये एसिनोफिलिक बन जाता है, इस पर हम एओसिन डाई अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्ट्रांगली एसिनोफिलिक ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, और ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन के लिए ज्यादा हम एओसिन डाई इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसको एसिनोफिलिक कहते हैं। स्विलिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है साइटोप्लाज्म में, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि है ये स्विल हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्विलिंग अकर हो जाती है। एंड डिसरप्शन ऑफ ऑर्गेनलेस मेम्ब्रेन, और जितने भी ऑर्गेनलेस मेम्ब्रेन है तो उस मेम्ब्रेन की डिसरप्शन होगी, यानी मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एंड दिस काजेस साइटोप्लाज्मिक विक्यूलेशन, और इसकी वजह से चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया स्विल हो गया और इसके अलावा जितने ऑर्गेनलेस मेम्ब्रेन थे उसकी डिसरप्शन हो गई, तो इस वजह से साइटोप्लाज्म विक्यूल्स बन जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर विक्यूल्स बन जाएंगे, और ये विक्यूल्स बाकायदा हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम टिश्यू स्टडी करते हैं तो ये नजर आ सकते हैं ये विक्यूल्स, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मिक विक्यूलेशन, विक्यूलेशन किसे कहते हैं, विक्यूल्स फॉर्मेशन, इन साइटोप्लाज्म के अंदर विक्यूल से बनते हैं, ठीक है ना, जो मास बन जाता है उसके विक्यूल्स एक बन जाता है, ठीक है ना। Finally, enzymatic digestion of cell by enzymes released by the cell own lysosome, और फाइनली ये सारी चीजें जो बन गए, तो ये सेल के अंदर जो लाइसोसोम, यानी उसी सेल के अंदर जो लाइसोमल एंजाइम्स है, तो ये एंजाइम रिलीज होकर उसकी डाइजेशन करेगा, ठीक है ना। फाइनली एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल बाय एंजाइम, कौन से एंजाइम इसकी डाइजेशन करेगा, वो एंजाइम जो उसी सेल के अंदर लाइसोसोम से रिलीज हुए, ठीक है ना, तो ये इसकी लाइसिस या डाइजेशन काज करेगा, और इसको कहते हैं ऑटोलाइसिस, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। जब सेल के अंदर उसी सेल की लाइसोसोमल एंजाइम सेल को डिस्ट्रॉय कर दे तो इसको ऑटोलाइसिस कहते हैं। और अगर सेल को बाहर से जो इंफ्लेमेटरी डब्ल्यूबीसी, इंफ्लेमेटरी सेल्स जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, तो जब डब्ल्यूबीसीज आते हैं और इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना, तो फिर उसको हेट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये साइटोप्लाज्म में चेंजेस हो गए, तो एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस ड्यूरिंग नेक्रोसिस, the cytoplasm becomes opaque and strongly eosinophilic, यानी pink, due to denaturation of proteins, swelling of the mitochondria and disruption of organelles membranes causes cytoplasmic viculation. Finally, enzymatic digestion of cell by enzymes released by the cell's own lysosomes causes lysis, यानी इसको फिर ऑटोलाइसिस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में भी चेंजेस हो गए, साइटोप्लाज्म में भी हो गए, यानी ड्यूरिंग नेक्रोसिस। अब इसके बाद जो कि है एक लास्ट हम पढ़ते हैं बायोकेमिकल चेंजेस, यानी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म चेंजेस के अलावा सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस, कौन से चेंजेस होते हैं जो अकर होते हैं ड्यूरिंग नेक्रोसिस, ठीक है।
Accumulation of calcium ions in the necrotic cells occurs which activates enzyme that cause cell lysis. इसके अलावा नेक्रोसिस के दौरान कैल्शियम की एक्यूमुलेशन भी होती है, कैल्शियम आयंस की यानी कैल्शियम आयंस भी सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है ना। और कैल्शियम का काम क्या है, कैल्शियम एंजाइम एक्टिवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। याद रखिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम का एक फंक्शन, बहुत ज्यादा फंक्शन है इसके, लेकिन इसका एक फंक्शन ये भी है कि कैल्शियम जो कि है ये एंजाइम एक्टिवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। इसके जरिए से कैल्शियम क्यों नेक्रोटिक सेल में डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ जो लाइसोमल एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे जो फर्दर सेल लाइसिस करेंगे, ये काज करेंगे, ठीक है ना। तो कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाता है, ये कैल्शियम एंजाइम्स एक्टिवेट करेगा, कौन सा एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम्स को, जो फर्दर सेल लाइसिस काज करेगा, ठीक है। तो ये चेंजेस थे नेक्रोसिस के दौरान। तो आज का टॉपिक हो गया, आज का टॉपिक था एक तो हो गया स्पेशल टाइप्स, इसमें तीन किस्म के टाइप्स हो गए, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनाइट नेक्रोसिस, गैंग्रीनस। मैंने आपको कि इसको हम अलग टॉपिक रखा है मैंने, तो वो इसका हम अलग पढ़ेंगे, सेपरेटली इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा स्पेशल टाइप्स के अलावा हमने नेक्रोसिस के दौरान सेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं, इनिशियली जो चेंजेस आते हैं, फिर न्यूक्लियस में कौन से चेंजेस आते हैं, साइटोप्लाज्म में कौन से चेंजेस आते हैं नेक्रोटिक सेल में, और फिर बायोकेमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, तो थोड़ा सा हमने इसको भी यहाँ पर जिक्र किया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक हो गया। थैंक यू सो मच।